डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और लीडर हैं। उनका करियर बहुत शानदार रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। उदयपुर जॉइन किए, जॉइंट डायरेक्टर जैसे बड़े पद की ज़िम्मेदारी संभाली। जब पूरा मुल्क कोरोना के मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, तब आपकी काबिलियत खुलकर सामने आई। आपने पाली और सिरोही जैसे इलाके में अपनी सूझबूझ से स्पेशल कोरोना वार्ड तैयार किए। उदयपुर संभाग में 100 बेड का ईएसआई कोरोना अस्पताल को शुरू करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। इतना ही नहीं, दरीबा के पास एसी टेंट्स में वेंटिलेटर के साथ 50 बेड का अस्पताल करने में आपका नोबल काम के लिए राजस्थान सरकार ने आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया। डॉक्टर जुल्फी ने सिर्फ इलाज ही नहीं किया, बल्कि समाज की गहरी समस्याओं पर भी काम किया। आदि सौ अस्सी इलाकों में जहाँ काफी डॉक्टर जाना नहीं चाहते, सिकल से लेने में ऐसी बीमारी को रोकने के लिए वहाँ डेमोग्राफिक अनुपात को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से कई अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर जुल्फिकार साहब एक ऐसी मुफन्नत शख्सियत है, काम से हटकर अगर बात करें तो जुल्फी साहब एक बहुत ही गहरे दोस्त, एक डॉक्टर हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए एक अमेजिंग फादर है। एडमिनिस्ट्रेशन हो या निजी जिंदगी, वो हर काम को बहुत सलीके से और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। खैर मकदम है डॉक्टर जुल्फी। और मेरे साथ है एक दूसरी अजीम शख्सियत दरअसल की। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर फरिश्ते का रिस्पॉन्स हो, कुछ फरिश्तों के गले में स्टेथोस्कोप भी होता है। एक ऐसी शख्सियत का नाम उनकी पहचान है। उदयपुर में जन्मे, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पढ़े डॉक्टर वसीम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी। विद्याभवन से स्कूलिंग, आरएनटी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआत में आपने यूनिसेफ के प्रोजेक्ट में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम किया। फिर इमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर शुभवीर सिंह जैसे दिग्गजों की सरपरस्ती में 2 साल काम करने के बाद अपनी स्किल्स को तराशा। चाहे वो यूनिसेफ पर काम हो या सऊदी अरब में हज मिशन के दौरान हाजियों की देखभाल, डॉक्टर साहब ने हर जगह का लोहा मनवाया है। सऊदी अरब में इंडियन हज मिशन के दौरान उनकी मेहनत और लगन को देखकर कौंसिलर जनरल ऑफ इंडिया जद्दा ने उन्हें चीफ ऑडिटर अपॉइंट किया। उनकी बेमिसाल खिदमतों के लिए उन्हें वहां 2 बार सम्मानित किया गया। उनके तजुर्बे और विचार आज भी हाजियों के बेहतर इलाज और केयर में काम आ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां दिवाली पे जनरली दूसरे डॉक्टर छुट्टी लेते थे, डॉक्टर साहब अपनी पूरी ड्यूटी पे लगे रहते थे। उन्होंने एक दिन में 400 पेशेंट उस दिन में देखे हैं। उनके काम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने अब तक 1,39,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज किया है। डॉक्टर साहब की इन्हीं सेवा के लिए हमें कैबिनेट मिनिस्टर, जिला कलेक्टर, उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, सीएमएचओ और महारी साहब से बड़े स्थानों से सम्मानित किया है। लेकिन उनकी कामयाबी का असली राज महज दवाइयां नहीं है, बल्कि उनकी $1,000,000 डॉलर स्माइल है। और अपनी शानदार कामयाबी का पूरा क्रेडिट वो अपनी बेगम को और अपने बच्चों को देते हैं। तो चलिए आज दिल खोल कर स्वागत करते हैं हम सबके चहेते डॉक्टर वसीम और डॉक्टर जुल्फिकार का। डॉक्टर जुल्फी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने सीएमएचओ आप कह रहे हैं, इतने स्टाफ, कैसे महसूस करते हैं आप? जिम्मेदारी का अगर अपन शाब्दिक अर्थ निकालें तो ऐसा टर्म है कि सिंसियरिटी से अपने कर्तव्यों को निर्वहन, आप उसको जो भी आपको अलॉटेड है काम, उसको बिना किसी इसमें चूक बर्दाश्त नहीं होती। इट्स नॉट अ डीलिंग विद द फिजिकल थिंग्स, आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं और चूक का मतलब खतरा है, मौत है। तो जो भी कुछ आपको अलॉटेड है, अपनी सेवाओं का निर्वहन सिंसियरिटी से दीजिए, जिम्मेदारी की चादर स्वतः ही ओढ़ ली जाती है। डॉक्टर वसीम, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना प्रेशर। जिम्मेदारी तो हर काम में है। अगर आपके पास जो भी आदमी आए, किसी भी तकलीफ में लेके आए, शुरुआत में घर के करीब ही डिस्पेंसरी हुआ करती थी, पेरेंट्स के साथ छोटी-मोटी तकलीफ़ों को लेके जाते थे। जिस तरीके से लोग बाग अपने बीमारियों को लेके डॉक्टर्स की लाइन में लगते थे और देखते थे और वो उनका निवारण करते थे, तो एक दिमाग में आदर्श बैठ गया कि ये प्रोफ़ेशन नोबल प्रोफ़ेशन है और लेटर ऑन अगर मैं उच्च शिक्षा में पहुँचा तो इसी प्रोफ़ेशन को ऑप्ट करूँगा। वसीम साहब, आपने क्या चूज किया? पापा इंजीनियर थे और पीडब्ल्यू वर्क करते थे, तो जितने भी रिश्तेदार थे, दूर-दराज़ के लोग थे, कभी उनको कोई भी तकलीफ होती थी, तो पापा को कहते थे, क्योंकि पूरा जनरल हॉस्पिटल पापा के इंचार्ज में हुआ करता था। उनके डॉक्टर्स के क्वार्टर्स और सब, तो उनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी। जो भी रिश्तेदार दूर के हो या कहीं से भी किसी तरह के रिलेशन हो, वो पापा को अप्रोच करते थे। तो हमें लगता था कि ये ऐसा प्रोफ़ेशन है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और को बोलना पड़े।
वी हैव टू डू एज माय बेस्ट। तो उसके लिए हमेशा था कि आप इतने काबिल बनो कि लोग आपके पास ही ना आए सर। एक बात है मेरे को थोड़ा-सा अलग से आपसे सवाल है। काफ़ी पेशेंट आपको बता दिया लाखों पेशेंट लेके आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं पेशेंट जो उनको नहीं करनी चाहिए जब वो आते हैं डॉक्टर के पास? पेशेंट से एज़ डॉक्टर मेरी अपेक्षाएँ ये रहती हैं कि एक तो बिल्कुल समय पे आ जाएँ। बीमारी के लक्षण उसको आएँ और वो डॉक्टर के पास आए, तो उसका उपचार तुरंत ही किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही है। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को तकलीफ़ होती है, उठ के चले जाते हैं। वहीं उनको पुरानी जो दवाएँ चल रही है, पुरानी जो उनकी जाँच कराई हुई है, वो सब अगर साथ लेके जाएँगे तो डॉक्टर के लिए ईज़ी हो जाएगा डायग्नोज़ करने के लिए ये दवाएँ चल रही है, ये तकलीफ़ इनको दवाई की वज़ह से भी हो सकती है, दवा नहीं लेने की वज़ह से भी हो सकती है। तो पेशेंट के लिए बेहतर आप इलाज कर सकते हो। तो पेशेंट को अवेयर करना ज़रूरी है कि जब भी आएँ, डॉक्टर के पास आएँ, अपनी तैयारी के साथ आएँ, जो दवाएँ चल रही है वो साथ में लेके आएँ और जो डॉक्टर ने कहा है, जो जाँच करी हुई है, तो उन जाँचों का पेशेंट को फ़ायदा मिले। फिलॉसफी आपने तो प्रबंधन का सबसे एक्सट्रीम देखा है, लाखों पेशेंट आप दोनों देखना। ये जो काफ़ी लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद दवाई ले लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सेल्फ मेडिकेशन हो गया या नेट पे देख के मेडिसिन अपने आप पता कर ली और उसका उसी के द्वारा उपचार करना, अभी एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है। इंडिया के अंदर जो एक मेन बनी हुई है धारणा कि वो सीधे कोई तकलीफ है तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उसी को कहते हैं मेरे को 2 गोली दे दे, मेरे को ठीक हो जाएगा। तो वो 2 दिन उसमें निकाल देता है, 2 दिन उसमें और निकाल देता है। फिर जब उसको उल्टी ज़्यादा हो जाती है, फ़ीवर ज़्यादा हो जाता है, जब उसके पेट में कुछ भी नहीं टिकता है, जब 3rd 4th स्टेज में आ जाता है, तो फिर कहता है यार अब डॉक्टर को दिखाऊँ। ये कहता था मैंने ये भी ले ली, मैंने ये भी ले ली, मैंने इतना इलाज कराया, सब कुछ कराया, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। और तकलीफ़ क्या है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ साहब। अब तकलीफ़ तो वो भूल गया कि मेरे को क्या हो रहा है। तो वो जो सेल्फ मेडिकेशन है और जो इंडियन सीनियरों के अंदर गलत हैबिट्स हैं कि मेडिकल स्टोर वाला भी सोचता है कि चलो 2 गोली ले लो, मेरे ₹10 में काम हो जाएगा, ₹50 में काम हो जाएगा। एक मेरा बहुत अहम सवाल है, जो आज के वक़्त के हिसाब से मेरे ख्याल से आप जितने सीनियर डॉक्टर हो, शायद आप हेल्प कर पाएँ कि ये जो मोबाइल है, क्या उसका फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ पे कुछ असर होता है जो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं? प्रोफ़ेसर फ़ील। मोबाइल अगर आप कहें तो एक वक़्त में ऐसा लगता था कि बिल्कुल उसने दैनिक जीवन को बिल्कुल चेंज कर दिया, आपके हाथ में संसार आ गया। लेकिन इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट निकल के आएगा ये सोचा नहीं था और हर वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी डेंजर है, युवा वर्ग के लिए, वृद्धों के लिए, जो कुछ इसमें इंडल्ज हैं पूरे उस समाज से कट गए हैं वो और फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी नील हो गई है। साइड साइड उसको ये आपकी आँखों की रोशनी को और उसकी क्षमताओं को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। उनकी सेडेंटरी लाइफ़ जो हो गई, बिल्कुल चल नहीं पाते, बच्चे गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग इतने इंडल्ज हैं उसमें कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये दुधारी तलवार है, अगर आप इसका सीमित उपयोग और इसकी जो पॉज़िटिविटी है उससे अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप इसमें डूब के रह गए, ये आप पे हावी हो गया, तो समाज के लिए बहुत घातक है। तो डॉक्टर ज़ुल्फ़ी जो बता रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफ़ में आती है और फ़िज़िकल हेल्थ पे फ़ोकस, क्या मेंटल हेल्थ पे भी इसका डे मोबाइल से फ़र्क पड़ता है? डेफ़िनेटली पड़ता है। जी। अनफॉर्च्युनेटली इंडियन सिनेरियो के अंदर जितनी भी फीमेल्स घर में होती है, बच्चा होते ही वो चाहती है कि मैं घर का भी काम करूँ, दूसरे भी काम करूँ, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है और वो अपना काम में लग जाती है। जी, बिल्कुल। तो ऑटिज़्म में बच्चों की अंदर ऑटिज़्म की बहुत ज़बरदस्त अभी नई वो आई है और अगर विदिन 1 ईयर के बच्चों को अगर आप मोबाइल पकड़ाते हो, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द मेंटल हेल्थ। और ज़ुल्फ़ी उसके साहब बहुत सो जी। उसके बाद भी अलग-अलग स्टेजेज़ के अंदर वही है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी फिज़िकल वर्कआउट बिल्कुल बंद हो जाता है, उसकी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, दूसरी प्रॉब्लम अर्ली होने लग गई है। आप ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप फिज़िकली इनएक्टिव हो गए। ज़ुल्फ़ी साहब एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप इस पे लाइक डालें जो डॉक्टर साहब ने जस्ट बोला है कि बच्चों को फ़ोन देते हैं कि जब किचन में काम करें वहाँ, कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या ये चीज़ एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकती है? और कितना मुश्किल होगा बच्चों को उस एडिक्शन से? एडिक्शन में हो सकती वाला प्रश्न तो समाप्त हो गया, हो चुकी है जी। और माताएँ इतनी बिज़ी रहती हैं अपने कर्तव्यों के प्रति उसमें किचन के अंदर बिज़ी हैं। उसको ईज़ी बनाने के लिए वो बच्चों को पकड़ा देती है, लेकिन किस दिशा में वो जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये तो एडिक्शन हो सकने वाला शब्द तो अब निर्मूल हो गया है, एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे। तो डॉक्टर से कोई आप एज़ अ डॉक्टर आप करेंगे किसी को कि आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम टाइम देना चाहिए बच्चों को स्क्रीन टाइम, क्या वो नहीं, टाइम नहीं होगा? इसके आप नहीं, क्या बोलेंगे? एक्चुअली क्या है कि मैच्योरिटी आने तक बच्चों को मोबाइल नहीं दें,
ये कई कंट्रीज़ के अंदर हो चुका है। उन लोगों ने यूरोप में भी, ब्रिटेन में भी कई जगह डिक्लेयर कर चुका है कि 12 साल से कम या 15 साल से कम के बच्चों को आप मोबाइल नहीं बिल्कुल डॉक्टर सफी, ये जो एक बहुत आम बात है, पेन फिलस का सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, आदमी जाके ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेता है, मेरे को दे दो, और केमिस्ट दे भी देता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सेल्फ मेडिकेशन वाला है। सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा पेन किलर का ही कंज़म्पशन रहता है, और दर्द जो है अलग-अलग प्रकार के हो रहे हैं, चाहे पेट दर्द हो, सर दर्द हो। अपना कॉमन मोड है कि डॉक्टर के पास तो टर्शरी लेवल पे जाते हैं। अच्छा, प्राइमरी लेवल पे गया, पास के मेडिकल स्टोर से गया, पेट दर्द की दवाई ले ली, लक्षणात्मक उसको टाइम बिंग ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसका कॉज़ क्या है, एक्चुअल कॉज़ क्या है? सिंपली बिकॉज़ ऑफ लूज़ मोशन, डायरिया, और कोई इनर सिटेड कोई ग्रेट प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये वो उससे मास्क हो जाता है टाइम बिंग। अगर आप रिपीटेड पेन किलर ले रहे हो, चाहे वो मान लीजिए सर दर्द है, बिकॉज़ इट्स मेयरली माइग्रेन और कोई अंडरलाइंग कॉज़ है, तो वो उसको डायग्नोज़ करने में बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, अगर आप रिपीटेड उसको ले रहे हो। तो हम लोगों की अपेक्षा यही रहती है कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो व्हाई डोंट यू कंसल्ट द डॉक्टर? जब हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी वो 15-20 दिन तक पेन किलर कंज़्यूम कर चुका होता है। इस टैक्टिक्स को, इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। डॉक्टर सिंह जो डॉक्टर ने बात कह दी कि आप पहले आएँगे तो जल्दी बेहतर हो सकता है उसका, और कुछ रिस्क भी आपकी कम हो जाएगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए इसे, ये? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि जब वो अपने पास नहीं आते हैं और वो जब भी कोई तकलीफ़ होती है, मेडिकल स्टोर जाते हैं, 2 गोली लेके आ जाते हैं, तो उसमें जनरली एंटीबायोटिक लेंगे या पेन किलर लेंगे। तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, वो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो फ्यूचर के अंदर आप कोई भी मेडिसिन लोगे, आपके लिए इनइफेक्टिव है, पर्टिकुलरली तब जब आपको फीवर है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या दूसरी चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप पेन किलर ले रहे हो, तो एक सर ने बताया है कि पेन किलर से जो उनकी रियल तकलीफ है वो थोड़ी मास्क हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आप रेगुलरली पेन किलर ज़्यादा लोगे तो आपको दूसरी चीज़ें शुरू हो जाएगी। पेट में गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, दूसरी चीज़ें हो जाएगी। तो जब पेशेंट आपके पास आया है कि नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अगेन पेन किलर तो देने का एक आपको रहेगा कि पेन कम करना है, क्योंकि उसका पेट भी दुख रहा है, नोज़िया भी हो रही है, वोमिटिंग भी हो रही है, सब चीज़ें हो रही है। तो वहाँ आपको डायग्नोज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये गोली खाने से हुआ है, कौन-सी गोली खाई वो भी आइडिया लग जाता है कि जिससे गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो सकती है, पार्टिकुलरली पेन किलर्स। तो डॉक्टर ये आज की तारीख में बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है, ड्रग्स, नशा। तो एक तो ये कि अगर कोई यंग बच्चा उसमें मुब्तला हो रहा है, तो उसके कुछ साइन है क्या जो पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए कि ये बच्चा ड्रग ले रहा है? दूसरा, एक बार एडिक्शन बनना कितना मुश्किल होता है उससे बाहर आना? कंट्री वाइड प्रॉब्लम है यंगस्टर्स की। पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और या बच्चे मदर फादर से दूर हॉस्टल्स में रह रहे हैं। इससे प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी। नशा अब बहुत प्रिवेलेंट हो गया, मतलब पहले एक वक्त में ये था कि कम था, लेकिन आज की तारीख में तो भयावह स्थिति में है। तो गाना कैसे लग गया डॉक्टर साहब कि बच्चे नशा करते हैं? कुछ ऐसे साइन होते हैं क्या? लिथार्जिक हो गया, अच्छा। लैक ऑफ इंटरेस्ट, घर की बातों में कम रहता है वो। फिर वो लेट नाइट आना उसका, उसकी सारी इरिटेबल रहता है, घर की बातों में इन्वॉल्व नहीं रहता, आके सो गया। पेरेंट्स को देखना है कि भई मेरा बेटा कल तक तो आके मुझसे घर गृहस्थी की बात करता था, घर के विकास की बात करता था, इन्वॉल्व रहता था। उसका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट नील हो जाता है, और आप जो भी उससे बात खाने की पूछ रहे हो, उसकी एजुकेशन कैसे चल रही है, तो बिल्कुल नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। ये प्राइमरीली उसका साइन है कि भई ये घर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और ये कहीं अ, नशे में आके ऐसी चीज़ों में, एक्ट में इंडल्ज है। डॉक्टर सिंह, जैसे ही पता चले किसी टैलेंट को, सबसे पहले स्टेप वो क्या लेना चाहिए? बच्चे को पता नहीं कि नशा शुरू किया उसने। जैसे ही बच्चों को एब्नॉर्मल बिहेवियर लगे बच्चों का, कि घर में एब्नॉर्मल बिहेवियर है और ये किसी बात का पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, तो उन चीज़ों पे पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। और कभी भी इस तरह का लगे कि उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसके काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। कहाँ ले जाएँ उस बच्चे को? किस जगह ले जाएँ? डॉक्टर के पास दिखाएँ, किसी भी डॉक्टर को दिखाएँ जो नियरेस्ट पॉसिबल हो, जी। तो उसको बताएँ इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो डॉक्टर्स जनरली फाइंड आउट करते हैं कि ये इस तरह का है और ये जनरली एडिक्शन वाली चीज़ें हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायग्नोज़ करने के लिए हम कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए इसको एडमिट कर दो। ये नहीं कहते हैं थोड़े दिन के लिए, इसको एडमिट कर दो, हम अपने हिसाब से देखेंगे। फिर उसको कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं वॉच करो, कोई इससे नहीं मिले। अगर वो कुछ एडिशन दवा वो देते हैं, एडिक्शन वाली कोई भी दवा या उस तरह की चीज़ देते हैं, कई लोग इंजेक्शन देते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ देते हैं, तो वो मालूम पड़ जाता है कि वो हो रहा है, उसको विथड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके आप तक मिस्टेक है, तो आपका क्या व्यू होगा इसके बारे में? भारतवर्ष के संदर्भ में जेनेरिक मेडिसिन नाम की कोई वस्तु नहीं है।
जेनरिक मेडिसिन से ये अपेक्षाएं रहती हैं कि मेडिसिन में जो कंटेंट है वो सॉल्ट के नाम से बेचना। अगर हमारी नीयत, हमारी नीति साफ है तो हमें बिल्कुल उस मेडिकल की शॉप पे जेनरिक मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल को पैरासिटामोल के साथ उच्च गुणवत्ता के साथ हम उपलब्ध कराएँगे, तो हम अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। बजाय इसके कि हम किसी भी सॉल्ट को एक्स और वाई नाम दे दें, एक्स सॉल्ट की कीमत अलग है, वाई सॉल्ट की अलग है, और कहते हैं कि एक्स तो जेनरिक है और दूसरा ब्रांडेड है। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में महिलाएँ अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं। अगर वो इस अपनी तकलीफ़ के बारे में जो भी घर में महिलाएँ हैं या जो घर में आदमी उपलब्ध हैं, उनसे अगर आप कुछ शेयर करती है तो वो इग्नोर करते हैं। वो उस नहीं होता है तो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा अगर वो दिखा भी दें, इलाज भी कर दें तो उनकी जाँच वो नहीं हो गारंटी नहीं है। दवा लेके भी आएँ तो वो इतनी होती है कि उसमें उनको टाइम से लेने वाला वो सब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं। सबसे अहम सवाल है जिससे हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर ज़फ़ीर, गर्मी। इस गर्मी में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? और हमें एक एज़ अ आम आदमी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? मई मंथ स्टार्ट हुआ है। जी। अभी सूर्य देवता आग उगल रहे हैं, 42 41 चल रहा है टेम्परेचर। तो जितना एज़ फार एज़ पॉसिबल हुँ, सन को एक्सपोज़ नहीं हों, अच्छा। और अगर मजबूरीवश निकलना पड़े तो पूर्ण रूप से कवर्ड रहें, हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, बार-बार पानी पीते रहें, और घर में आते ही वापस हाथ-पैर ठंडे पानी से धोएँ, सर कवर करके रखें। छोटे जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, छोटे बच्चे, वृद्ध, स्त्री-पुरुष, वो अगर सन को या धूप को डायरेक्टली फेस नहीं करें, और जो एक्सट्रीम टाइम रहता है जैसे 11 से लेके 4-5 बजे तक जो बहुत तेज़ धूप का रहता है, तो अगर आपको बचना है इसमें, लू के लिए बचाव ही इसका इलाज है। थकान हो जाती है, पसीना होता है, बुखार आ जाता है और वो असहाय हो जाता है बिल्कुल और उससे कई ज़्यादा कंडीशन के अंदर उससे हिला-डुला भी नहीं जाता है। तो उसको इमीडिएटली इलाज की ज़रूरत होती है। तो उसको हाइड्रेशन जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना फ़ायदा है। टेम्परेचर अगर थोड़ा ज़्यादा है तो कोल्ड स्पॉन्ज करके भी उसको कंट्रोल करेंगे। जितना जल्दी हो उतना जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। एपिडेमिक रहती है, उसके अंदर सिम्पटम्स ये रहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन। हाँ, बिल्कुल, वो उसको जितना उल्टी कराए जब सब्सटेंस बाहर आ जाएगा तो अच्छा रहता है। ओके। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब आपका कई बार मैंने लिखा है कि लगभग 7 डेज़ की मेडिसिन होता है। तो एक क्या 7 डेज़ क्यों होता है ऐसा लिखा हुआ? दूसरा बात ये है कि जो लोग ठीक होने के बाद 2-3 महीने में बंद कर देते हैं। क्या उनको 2-3 महीने में दवा खाँसी बंद करना चाहिए अगर अच्छे हो गए तो? एक्चुअली क्या है कि जनरली जो डीएस का कांसेप्ट है वो एंटीबायोटिक को लेके है कि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो। कुछ मेडिसिन ऐसी है जिनको 3 दिन का ही कोर्स होता है तो उसमें लिखते हैं 3 दिन ले ली जाए। कुछ लोगों को रहता है कि ये मेडिसिन 5 दिन लोगे तो कंप्लीट ठीक हो जाएगी और रेज़िडुअल नहीं बचेगी बीमारी, तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। कुछ की 7 डेज़ 10 डेज़ की होती है। तो पूरा कोर्स लेने का फ़ायदा है कि इन सोसाइटी के अंदर पूरी सोसाइटी के अंदर उसका रेजिस्टेंस डेवलप उस पर्टिकुलर मेडिसिन का नहीं हो। तो फिर डॉक्टर होने का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? बीइंग अ डॉक्टर। अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन सिंसियरिटी से ड्यूटी देते रहें, लेकिन आज की तारीख में भौतिक संसार में पेशेंट की अपेक्षाएँ इतनी बढ़ गई कि एक तरफ तो वो अपेक्षा रखता है कि डॉक्टर भगवान है, और फिर उसमें विश्वास भी नहीं कर रखा। तो मैं कैसा भगवान हूँ? ये लोग मुझसे भगवान तुल्य तो अपेक्षाएँ रख रहे हैं, और रिज़ल्ट चाह रहे हैं कि अभी हो जाए, और अगर उस कोर्स में कोई छोटी-मोटी गलती होती है या उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं होता, तो उसी भगवान को इंसान से भी बदतर व्यवहार करते हैं। समाज से ये है अपेक्षा है हमारी कि अगर आप विश्वास से जा रहे हैं डॉक्टर पे, तो बिल्कुल उसको विश्वास के साथ ही इलाज कीजिए, और वो जो दवाई दे रहा है आपको, उसको बिल्कुल विश्वास से कंज़्यूम कीजिए, जिस तरीके से बताई गई उसी तरीके से कंज़्यूम कीजिए। दूसरा सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है बीइंग डॉक्टर? एक्चुअली यही है कि हम अ पेशेंट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। तो इसी एक वजह है जिससे लगा कि हाँ, ये सही प्रोफेशनल चुना है वो। ज़िंदगी के हर मुकाम पे, चाहे पब्लिक को फेस कर रहे हैं, चाहे तन्हाई में बैठे हैं, जी। डॉक्टर होना और डॉक्टर रहते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना, और उस बीच में जो कुछ लोग डिप्रीव्ड क्लास, स्पेशली साधारणहीन व्यक्ति जो लाभान्वित हुआ और हमसे ट्रीट होके गया, और उसके चेहरे पे जो मुस्कान दिखी, वो ही एक्चुअल सैटिस्फैक्शन की बात है।
संवाद में जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा, डॉक्टर वसीम ने भी अपनी बातचीत में रिपीट किया, 10 बार बोला इस बात पर। जैसे आपको लक्षण आते हैं किसी भी बीमारी के, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका डायग्नोसिस हो जाए, जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो सारी दवाइयाँ खाएं। और हम लोग जब पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो एक दिमाग में रखें कि हम लोग जीवित वस्तुओं से डील कर रहे हैं, भौतिक वस्तु नहीं है। दवाई के ग्रहण करने में और इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, तो डॉक्टर के प्रति विश्वास, संयम और श्रद्धा ये अपेक्षित है। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है जो बोला सर ने। और पेशेंट को अगर लगता है कि किसी डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको दिखाएं जिससे वो सेटिस्फाइड हो, जिस पे भरोसा हो। तो जिस पे भरोसा हो उस डॉक्टर को दिखाएं और आप उसी को भरोसे को फॉलो करें तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। संगता आप कोशिश करिए कि जो इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हर आदमी तक पहुँचे, शेयर कीजिए, लाइक करिए और ये नेगेटिव नैरेटिव को ख़त्म करने के बाद में या गुड मॉर्निंग, फॉरवर्ड उसकी जगह एक बार इतने बड़े डॉक्टर्स की जो एडवाइस है कोशिश करें कि सबके अंदर सबको पहुँचे। शुक्रिया हम लोग।